Hello everyone, this is our second answer writing class based specifically on introduction. तो पहले हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. दैट कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, और किस टाइप के क्वेश्चन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए. इंट्रोडक्शन बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपका इवैल्यूएटर है उसके लिए इंट्रोडक्शन इज़ लाइक कि क्या मुझे आपका आंसर आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. सिर्फ ये इंट्रोडक्शन से डिसाइड हो जाता है. ठीक है, इसको बहुत डेप्थ में बात करेंगे, आराम से एक एक टॉपिक को लेके बात करेंगे. एट द एंड ऑफ द क्लास मैं कुछ टेम्पलेट्स भी दूंगा आपको, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको क्लास के बाद. वो पीडीएफ उन्हीं को यूज़ करना जिनके पास टाइम कम है प्रिपरेशन का, या टाइम बहुत ही कम है, पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम हुई है, नाउ दे वांट कि बस एकदम से आंसर राइटिंग एनहांस हो जाए. जो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी वो आप यूज़ में ला सकते हो. बट जो इवैल्यूएटर है उसको समझ में आ जाएगा अगर वो आंसर अच्छे से पढ़ेगा कि हाँ ये रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज़ किए गए हैं, आंसर खुद वहीं पे इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी या आंसर का फ्लो. क्योंकि बेसिकली क्या है, जब आप बने बनाए टेम्पलेट्स यूज़ करते हो और उसकी प्रैक्टिस कम होती है तो आपके आंसर का फ्लो ख़त्म हो जाता है. नो डाउट इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, फ्लो कम हो जाएगा. जीएस में आई डोंट नो आप लोग टेम्पलेट्स यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, बट इफ़ यू आर यूजिंग टेम्पलेट्स देन बी वेरी श्योर कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ ताकि आंसर का फ्लो ख़राब ना हो. ठीक है, जीएस में फ्लो नहीं होता है तो भी इतना चल जाता है, इतना मैटर नहीं करता. बट साइकोलॉजी ऑप्शनल में अगर आपके आंसर्स में फ्लो नहीं है देन उसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि हाँ ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, थ्योरी पूछ ली, आप उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो. बट जो एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें वो आपको ट्विस्ट करके टॉपिक पूछ लेता है, तो जब तक आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी आप वैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते. ठीक है, और सबसे पहले आंसर देने के लिए आपको डायरेक्टिव वर्ड को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है हमसे, कि हम उस आंसर को कैसे आंसर करें, उस क्वेश्चन को कैसे हम आंसर करें. उसके बाद आपकी प्रोसेस शुरू होती है. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इल्यूसिडेट एंड इलस्ट्रेट. ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपके 4 डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल्स दें किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन में. ठीक है, देन ट्राई एंड राइट एवरी PYQ फ्रॉम 2014 to 2024 इन ईच मार्क्स कैटेगरी. ये पॉइंट उनके लिए है जिनके पास काफ़ी टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, सारी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये उनके लिए, या फिर जो 26 के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर फर्दर आपके पास 1 साल 1.5 साल पड़ा है कि आप उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो. देन ट्राई करो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, 20 मार्कर है, देन इन क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल 10 मार्कर है तो उसी क्वेश्चन को 15 मार्क्स का होता तो आप कैसे लिखते, वही क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का होता तो आप कैसे लिखते. इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, ताकि आपकी वो स्किल डेवलप हो कि पर्टिकुलर टॉपिक कितने भी मार्क्स रेंज में पूछ लिया जाए तो आप उसको उतने मार्क्स रेंज में उस रिलेवेंट टॉपिक पे रिलेवेंट डाटा सेलेक्ट कर पाओ और लिख पाओ. ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको नहीं पता वो टॉपिक कितने मार्क्स में आने वाला है. बट PYQs में आपके पास इतना लिबर्टी होती है कि आप ये चीज़ सीख सकते हो, ये स्किल डेवलप कर सकते हो. गेटिंग माई पॉइंट. सो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू हैव दैट टाइम. ठीक है, देन एनी आंसर ऑफ द टॉपर, आप अगर टॉपर्स कॉपीज एनालाइज करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके आंसर में उनके आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आपने अगर 6-7 पॉइंट लिखे होंगे 10 मार्कर में, उन्होंने 3, 4 या 5 ही लिखे होंगे, बट उनको बहुत अच्छे से इलेबरेट किया होगा. 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, सारा जो गेम चेंज होता है वो कहाँ होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, जो क्वेश्चन आपको 50-50 आते होते हैं और आप क्वेश्चंस की कितनी डिमांड को फुलफिल कर रहे हो. पूरा क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर लिख के आना इज़ नॉट ओनली द हैक. वो सारे क्वेश्चन लिख के आना, बट जो क्वेश्चन की डिमांड है एटलीस्ट वो तो फुलफिल करके आओ. थोड़ी बहुत
ये एक्चुअल होता है कि आप पेपर को कंप्लीट करके आए हो। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि आप किसी भी टॉपर की कॉपी को एनालाइज करोगे, देन आपको पता चलेगा कि कुछ डाटा में ऊपर नीचे होता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो ज़्यादा डिफरेंस होता है वो होता है कि आंसर राइटिंग का फ्लो कैसा है, कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, सब्सटैंशिएट किया गया है या नहीं किया गया है, और फ्लो कैसा है। ये बहुत ही मैंने कहा मेजर पॉइंट जो मैंने आपको बताए, अभी आगे और बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड समझते हैं। ये डायरेक्टिव वर्ड हैं, आप पीडीएफ में देख लेना एक एक डायरेक्टिव वर्ड की, ये डूज एंड डोंट्स ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्टिव वर्ड, ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर दूंगा। देन ये डायरेक्टिव वर्ड करने के बाद आप आते हो टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस पे। ठीक है, इट शुड सिंपली कन्वे टू द एग्जामिनर दैट यू नो द आंसर एंड यू आर राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इट मस्ट बी कन्विंसिंग इन द फर्स्ट गो। अब स्टूडेंट क्या करता है, जनरली इंट्रोडक्शन तो लिख देता है, डेफिनेशन लिख देगा, ठीक है, कोई थ्योरी लिख देगा, बट डेफिनेशन थ्योरी लिखना इट्स गुड, बट जो इवेलुएटर है ना वो कन्विंस होना चाहिए कि हाँ ये जो अब जो आगे आंसर लिखा जाएगा वो वही लिखा जाएगा जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन से पूछा गया है। और वो कैसे डिसाइड करता है ये विद इन, क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है। कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन की सब हेडिंग देखता है, आपके हाईलाइटेड वर्ड्स देखता है, उससे वो डिकोड करता है कि क्या इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल की है या नहीं की है। बशर्ते आपने कितना ही अच्छा आंसर लिखा हो, वो नहीं पढ़ेगा, वो सबसे पहले हाईलाइटेड वर्ड्स, सब हेडिंग्स ये पढ़ेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पेपर है, जो जब आप आंसर लिखते हो तो उसकी जो सब हेडिंग होती है वो सब हेडिंग वही होनी चाहिए, वही टर्म्स यूज़ करने चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में टर्म्स यूज़ की गई हैं। अपनी मर्जी से उन टर्म्स को मैनिपुलेट मत करें, अपने उन टर्म्स को चेंज ना करें, क्योंकि इवैल्यूएटर वही टर्म्स जानना चाहता है आंसर में, वही टर्म्स नोटिस करता है आंसर में जो टर्म्स क्वेश्चन में यूज़ की गई हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, प्रॉपर दिखना चाहिए, एक आंसर का लुक आना चाहिए कि हाँ इस आंसर में, इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी गई है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी गई है। सो उसको पूरा आंसर बिना पढ़े समझ में आया था कि हाँ कौन से सेक्शन में कौन सा पार्ट लिखा गया है। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन मस्ट कंसिस्ट ऑफ सम नॉट ऑल एटलीस्ट सम वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंट्रोडक्शन में कुछ वो की टर्म्स होनी चाहिए, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कुछ टर्म्स। ठीक है, वो टर्म्स होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन में लिखी गई हैं, जो मेंशन की गई हैं। ठीक है, नोट, डू नॉट राइट रॉन्ग डाटा फैक्ट्स इन द इंट्रोडक्शन एंड डू नॉट मेक डिफरेंट पैराग्राफ इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ कई बार क्या होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा लिखना होता है, वेर वहाँ पे आप ऐसे दो इंट्रोडक्शन के पार्ट बना सकते हो, देन यहाँ से ऐसे यहाँ चलेगा 20 मार्कर में, बट नॉट 50 मार्कर में कभी कभी कर सकते हो आप, 10 मार्कर में ऐसे मत करें। 10 मार्क्स क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैराग्राफ 2 या 3 एट मैक्स लाइन का लिखें, ये दिस इज फॉर 10 मार्कर, दिस इज फॉर 20 मार्कर, दैट्स इट। कोई एग्जाम्पल नहीं देना इंट्रोडक्शन में कि एग्जाम्पल आप प्रूव करने लगे कि देखो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ, नहीं, डोंट डू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा इंट्रोडक्शन वो कहलाता है जो इवैल्यूएटर को ये दिखा दे कि हाँ यू नो द आंसर, दैट्स इट, सिंपल, उसको प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्स ले जाने के लिए, ताकि उसको मोनोटोनस फील ना हो एग्जामिनर को, हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिखते हैं। बट इंट्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है कि इवैल्यूएटर ये समझ जाए कि आपको आंसर आता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता इंट्रोडक्शन का, कोई सेंस नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। ऑल्दो उसके मार्क्स मिलते हैं आपको आंसर में, जब आप आंसर लिखते हो 10 मार्कर में 1 2 1.5, देन 15 मार्कर में आपको 1.5 to 3 एट मैक्स कह रहा हूँ, 3 तो बहुत मुश्किल होता है, 2 लगा लो। देन 20 मार्कर में आपको 2.5 to 3 एट मैक्स, ये आपके मार्क्स कैटेगरी होती है इंट्रोडक्शन की। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, जनरली इतनी ही उसकी वेटेज होती है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। देन आता है यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। जनरली आप लोग क्या करते होगे जीएस में, जब हम जीएस में आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने बहुत सी कॉपीज इवैल्यूएट की, साइकोलॉजी की भी, जीएस की भी, सभी लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर जीएस में ये रामबाण इलाज है कि आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज़ करते हो, इट्स गुड, परफेक्ट। बट साइकोलॉजी में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन को आप हमेशा सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी पे रखो।
नॉट एट फर्स्ट, बिल्कुल भी नहीं। क्यों रख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट हर कोई डेफिनेशन लिख रहा है, डेफिनेशन का क्या सेंस बनता है, आप एक आंसर, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड चेंज, प्रोवाइड एग्जांपल्स टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। ठीक है, नाउ अब आप क्या करते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की आप डेफिनेशन लिख देते हो, जैसे यहाँ लिखी गई है। Cognitive dissonance refers to the psychological discomfort experienced when an individual holds conflicting beliefs, attitudes, or behaviors simultaneously. ठीक है, then Festinger's theory of cognitive dissonance emphasized that individuals strive for consistency and are motivated to reduce this discomfort by altering their attitudes or behaviors. Now यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसकी इवैल्यूएटर को क्या नहीं पता, ये डेफिनेशन बिल्कुल पता है, बहुत अच्छे से पता है, बट उसको बार बार जब वो रीड करता है ना, मोनोटोनस हो जाता है। नाउ अब यही चीज़ आपके जीएस में तो काम आ रही है, बट ऑप्शनल में काम क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कर तो हमसे सेम चीज़ रहे हैं, क्यों काम नहीं आ रही है? क्योंकि जीएस इज़ लाइक वो सबके लिए ऑन एन एवरेज सा सब्जेक्ट होता है कि हाँ सभी लोग उतना ही जानते हैं, सो उतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है। बट आप एक ऑप्शनल लेके जा रहे हो सब्जेक्ट वहाँ पे जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको इसीलिए ऑप्शन दिया गया है ताकि आप उसको चूज कर सको, ताकि आप उसमें एग्जाम में स्कोर कर सको। आपका वो प्लस पॉइंट होना चाहिए, एक फियर नहीं होना चाहिए कि हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी, वो बहुत ही ना मीडियोकर टाइप हो जाएगा कि आप क्या डेफिनेशन हर जगह। ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगी ऑप्शनल में, सो यहाँ पे डेफिनेशन काम नहीं आएगी, इसलिए हमेशा इसको सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट बताऊंगा लास्ट भी बताऊंगा, बस स्टार्टिंग में ये है, इसलिए कीप दिस इन माइंड कि डेफिनेशन बेस्ड इन इंट्रोडक्शन इन ऑप्शनल इज सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी। अब ये सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी कब होगी? जब आपको बहुत सारा कंटेंट आता है, आपके पास बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, एंड यू एनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड देन फिर आपको पता चले कि हाँ मेरे पास डाटा भी अवेलेबल है, सब कुछ है और मैं लिख सकता हूँ, देन यू नीड टू डिसाइड, देन वो आपके पास लग्जरी है वो डिसाइड करने की कि क्या मैं ये डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखूँ या कोई और लिखूँ। बट अगर कुछ नहीं आता, नील बटे सन्नाटा है, देन चुपचाप डेफिनेशन लिख देना, या जो आता है वो लिख देना। दैट्स वाई दीज आंसर राइटिंग क्लास उनके लिए यूजफुल है जो कंटेंट बहुत अच्छे से रेडी कर चुके हैं अपना, बट आपका कंटेंट ही बहुत डामाडोल है, बहुत कम आता है, देन आपको ये डेफिनेशन बेस्ड कब लिखना है, कौन से मार्क्स में लिखना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आता है लिखाओ, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। नाउ अब इस इंट्रोडक्शन का हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये कैसे लिखा गया है और ऐसे ही क्यों लिखना है। ठीक है, नाउ इतना तो आपको क्लियर होगा कि डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ही लिखनी है। सो यहाँ से लेके कॉग्निटिव डिसोनेंस रेफर्स टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड्स कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर साइमल्टेनियसली, यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर इंट्रोडक्शन। देन यहाँ से लेके फेस्टिंगर से लेके यहाँ तक, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन, जो हमने एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बट एक ही में लिखना है। मैं इसको सेक्शन करके अलग अलग दिखा रहा हूँ कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, इस पार्ट का सिग्निफिकेंस है जो आपका आंसर राइटिंग में, इस पार्ट का सिग्निफिकेंस, इसका कुछ अलग ही वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ये जो पार्ट है, एक तो आपके स्टेटमेंट को इलेबोरेट करता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने डेफिनेशन लिखी कि हाँ इसे सिर्फ डेफिनेशन नहीं आती और भी कुछ आता है, इसके आगे भी ये जानता है। दैट मीन्स इवेलुएटर को पता चल गया कि हाँ ही और शी नोज द आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आपने ये जो सेक्शन लिखा है, ये आपकी मेन बॉडी से लिंक करता है कि अब ये क्या लिखने वाला है मेन बॉडी में, एंड जो आपका आंसर का फ्लो है उसे मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन डायरेक्टली स्विच टू सब हेडिंग, और फिर उनके पॉइंट्स लिखेंगे, देन डायरेक्टली स्विच टू कंक्लूजन, काम खत्म, कोई फ्लो नहीं है आंसर में, खट 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 सेक्शन खत्म हो रहे हैं। उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। एक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ऑलरेडी उनकी बहुत हाई होती है, आप ऊपर से उसमें और पानी फेर देते हो एक्सपेक्टेशन पे कि नहीं हम तो बस जितना आता है उतना पूछा गया उतना लिख दिया, नो स्ट्रक्चर नथिंग, कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें मार्क्स नहीं मिलते। फिर आप लोग कहते हो कि सर सारा लिख के आए थे, सब कुछ लिख के आए थे, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपको
ये फ्लो मेंटेन कर देता है, प्लस आपके जो डेफिनेशन है उसको एनहांस कर देता है कि हाँ ही नोज मोर देन डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन नहीं आती। ठीक है, सो ये जो सेकंड पार्ट होता है ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप मेन बॉडी की तरफ ट्रांजिशन में आते हो। प्लस इसके बाद आएगी सब हेडिंग, सब हेडिंग लिख के देन आप अपना जो क्वेश्चन की डिमांड है वो फुलफिल करोगे। यहाँ तक क्लियर है? तो जो ये आपका डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है इसमें हमेशा 2 सेक्शन बनेंगे आपके, मतलब सॉरी हर टाइप के इंट्रोडक्शन में, चाहे कोई भी इंट्रोडक्शन हो उसमें 2 ही पैराग्राफ होते हैं। अगर वो 15 मार्क का है तो बेसिकली हम उसको कई बार 2 पैराग्राफ में तोड़ देते हैं, अदरवाइज एक ही पैराग्राफ रहता है मोस्टली। ठीक है, और ये दोनों ही सेक्शन होते हैं जिसमें हमने की टर्म्स यूज़ किए हैं जो क्वेश्चन में यूज़ किए, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, नाउ एटीट्यूड चेंज यहाँ पे भी होगा, एटीट्यूड और बिहेवियर। ठीक है, देन कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये हमें चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो क्वेश्चन में टर्म्स यूज़ की गई होती हैं। अदरवाइज क्या होता है, इवैल्यूएटर को लगता है कि पता नहीं क्या लिख रहा है, ऐसा तो पूछा नहीं गया था। जनरली क्यों लगता है ऐसा नहीं पता, उसको नहीं आता नहीं है, बट उनकी स्पीड इतनी होती है कि उन्हें फटाफट अपना काम खत्म करना होता है। दे वांट कि फटाफट काम निपटे और घर जाएं। सो ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नाउ ऐसे ही ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, enhance learning, how can teachers use these concepts to improve classroom performance। देन इसमें देखा होगा यहाँ पे भी देखिए मोटिवेशन है, इसका भी एक पार्ट, ये भी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन इज द कॉमन टर्म, तो हमने डिफाइन किया मोटिवेशन को रादर देन कि हम इंट्रिंसिक को डिफाइन करें पहले फिर एक्सट्रिंसिक को। उसके बाद मोटिवेशन के बाद हमने एक एक टर्म को चूज किया, ये जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन की गई है ये। ठीक है, एंड देन फिर हमने यहाँ से उसको सेकंड पैराग्राफ हमने कंटिन्यू कर दिया जो हम ट्रांजिशन की तरफ ले जाएगा हमें मेन बॉडी में। ठीक है, देन उसके बाद फॉलोड बाय सब हेडिंग एंड देन जो आप पॉइंट्स लेना चाहते हो वो। सो हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि हर इंट्रोडक्शन में ये चीज़ कॉमन है, क्या की टर्म्स जो क्वेश्चन में है वही मेंशन की गई है, और दोनों इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट हैं, सॉरी हर इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, नाउ इसी वे में आप यहाँ पे आ जाए डाटा एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। हाँ, पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये जो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है ये आप 10 मार्कर में यूज़ कर सकते हो प्रेफरेबली, और किसी में मत यूज़ करना अगर आंसर बहुत अच्छे से आता है तो। ठीक है, सो 10 मार्कर, देन उसके बाद अगर नहीं आता तो देन 15, 20 इसमें आप आराम से यूज़ करो। ठीक है, और नहीं आता तो 10 में भी यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं है। बट 10 मार्कर में क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन बहुत कंसाइसली देनी होती है, 2 ही पेज में देनी होती है। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इंट्रोडक्शन में नहीं दे सकते, कंक्लूजन में नहीं दे सकते, हम मेन बॉडी में ही देंगे। ठीक है, सो कीप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शॉर्ट, ये इसीलिए हम इसको 10 मार्कर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, 15 एंड 20 में कम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन सेम आता है डाटा एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, ये भी हम जनरली यूज़ करते हैं 10 मार्कर के लिए, देन 15 मार्कर के लिए एंड देन 20 मार्कर के लिए। नाउ ये 20 मार्कर में डाटा एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन बहुत ही रेयर चांस होता है कि जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप मेंशन कर रहे हो, अदरवाइज यही सेम वही 10 मार्कर में और 15 मार्कर में। ठीक है, नाउ 10 मार्कर में इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना डाटा एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि अगर कुछ आपको अगर वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो इंट्रोडक्शन में डाटा फैक्ट आप अच्छे से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 13%, 50%। ठीक है, ये 2010 मेंशन, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। बट नेवर राइट, अगर मान लो आपको 13% आपको एग्जैक्ट पता है तो लिख दो, बट आप अगर चांस लगाते तुक्का मार के देख रहे हो कि नहीं हम 13 लिख देते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर इवैल्यूएटर को पता चल गया तो उसका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा आपके लिए, वो फिर हर जगह मार्क्स कम ही देगा। अगर नहीं पता एग्जैक्ट तो देन यूज अप्रॉक्सीमेशन साइन और देन 13%, ऐसा कर दो। बट एग्जैक्ट लिख के ये नहीं होना चाहिए कि हमने तुक्का मारा था और एग्जैक्ट लिख के आ गए, नो। या तो मत लिखो, जरूरी थोड़ी है कि इंट्रोडक्शन हमें डाटा या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है, मत लिखो, डेफिनेशन बेस्ड लिख दो। बट हर आंसर में मार्क्स कम मिले, इससे बेटर है कि एक ही आंसर में हमें कम मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सो नेवर राइट कि जब तक हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है ये हमें नहीं लिखना है इंट्रोडक्शन। देन इस इंट्रोडक्शन में भी सेम वही चीज़ें हैं। क्या इंट्रोडक्शन में है, पहले तो हमने डाटा फैक्ट दे दिया यहाँ तक, देन यहाँ से इस पार्ट से हमने जो सेकंड पार्ट लिखा इंट्रोडक्शन का, दैट इज अगेन ट्रांजिशन फेज के लिए है कि हम इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी में स्विच कर रहे हैं।
ठीक है, इसको पॉज करके समझना। ऐसे ही इसमें जो की टर्म्स यूज़ की गई हैं वो भी क्वेश्चन से ही की गई हैं। मेंटल हेल्थ, सोशल सपोर्ट, देन अगेन सोशल सपोर्ट, ये की टर्म्स जो क्वेश्चन में यूज़ की जाती हैं, अगर वही हम इंट्रोडक्शन में यूज़ कर दें तो बहुत फ़ायदा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, देन अगेन सेम यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ से सेकंड पार्ट है इसका। ये सेकंड पार्ट हमेशा हमें ये बताएगा कि हम कैसे ट्रांजिशन करेंगे हम सेकंड पार्ट मेन बॉडी की तरफ, और क्या सब हेडिंग होगी। देन अगेन सेम कॉमन हमारे क्या है इसमें, कीवर्ड्स हैं, जो हमें कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए गए, दैट इज चाइल्डहुड, पर्सनैलिटी। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, एंड अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं टर्म्स वो इंट्रोडक्शन में होने चाहिए। प्लस हर इंट्रोडक्शन के दो पार्ट होने चाहिए, एक जो एग्जैक्ट आपका इंट्रोडक्शन है दैट इज़ द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन जो आपकी एग्जैक्ट ट्रांजिशन के लिए होगा और आपको मेन बॉडी की तरफ लेके जाएगा। अगर ये पार्ट सेकेंड पार्ट मिसिंग है, आपका लगभग ये चीज़ फिक्स है कि हाफ या 1 मार्क्स, अगर ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर हुआ तो 1 मार्क्स भी काटेगा वो, अदरवाइज हाफ मार्क्स तो कटता है। क्यों कटता है? बिकॉज साइकोलॉजी में फ्लो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑप्शनल में आपका फ्लो जैसे एसे में आपका इंपॉर्टेंट है फ्लो, जैसे आपका एथिक्स में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सो साइकोलॉजी में एसे और एथिक्स के बीच में जो आप कह सकते हो सीक्वेंस, उसमें आता है आपका फ्लो। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं एसे में सबसे ज़्यादा फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, देन ऑप्शनल, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी, एंड देन फिर आपका एथिक्स। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वाला जो पार्ट होता है इसको हमें फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना। ऐसे ही आप हर इंट्रोडक्शन में देखोगे ये चीज़ें सेम है, कॉमन। तो डाटा फैक्ट बेस्ड 10, 15 एंड 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, नाउ अब ऐसे ही ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देखना। सेम वही मैंने वही चीज़ें रिपीट करूँगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ एंड कल्चर्स, ये सब इसमें यूज़ किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, सो ये टर्म्स आपको यूज़ करनी है। देन अगेन से 2 पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, जो आपको ट्रांजिशन की तरफ ले जाएगा मेन बॉडी की तरफ, एंड ये आपका हो गया डाटा एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोशिश करना 10 मार्कर में आप ज़्यादा यूज़ करो, नॉट 15 और 20। ठीक है, बट कोई क्वेश्चन फंस जाता है 15 मार्कर में, 20 मार्कर में, देन यूज़ कर लेना, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करें। ठीक है, देन आता है आपका बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 20 मार्कर, देन 15 मार्कर, देन 10 मार्कर। कोई मतलब कुछ नहीं बचता है तो ही 10 मार्कर में यूज़ करना, क्योंकि बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी होता है, और हमें जो 20 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें पॉइंट एलेबरेट करने पड़ते हैं, मैक्सिमम लिखने पड़ते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हम कुछ चीज़ें ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि हम वो ना लिखें वहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई हम बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो एक टोन सेट कर देता है क्वेश्चन की, दैट इज़ वो बैकग्राउंड सेट कर दे। हम कंटेंट भी ना लिखें जो हमें एक्चुअल मेन बॉडी में लिखना है, और हम इंट्रोडक्शन भी लिख दें, टोन भी सेट हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई हम बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन 20 मार्कर एंड 15 मार्कर में यूज़ करते हैं। 20 मार्कर में मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है। आप कोशिश करके देख लो छोटा करने की, अगर कर सकते हो तो, बट ये ऑटोमेटिकली लेंदा हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड है ना। देन अगेन इसमें भी सेम वही चीज़ यूज़ की गई है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एज प्रपोज बाय पेवलोव, हाउ इज इट अप्लाइड इन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। देन इसमें भी क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पे भी क्लासिकल कंडीशनिंग है। पेवलोव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देन यहाँ से इसका सेकेंड पॉइंट आ जाता है ऑलमोस्ट यहाँ से, कि ये हमारा वो वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन का जो हमें ट्रांजिशन करके मेन बॉडी की तरफ लेके जा रहा है। समझ में आया इंट्रोडक्शन? बस इतना ही रोल होता है इंट्रोडक्शन का, और कोई रोल नहीं है इंट्रोडक्शन का। और ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कितने टाइप के इंट्रोडक्शन है, ये आप जीएस में भी यूज़ कर सकते हो, बट ओनली अबाउट 80%। थोड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कितना डिफरेंस और कहाँ डिफरेंस होता है, थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्लास, बट 80% आप यूज़ कर सकते हो। साइकोलॉजी के लिए तो 100% है ही। ठीक है, देन अगेन हाँ, इस चीज़ को याद रखना, 20, 15 एंड 10। सबसे पहले 20 में यूज़ करके देखो, अगर ऑप्शन आता है आपको बहुत अच्छे से आता है, देन 15 एंड देन 20।
सॉरी 10, ठीक है। देन अगेन इन दोनों एग्जाम्पल में भी सेम वही चीज़ है, आप देखना, नोटिस करना, ये जो की टर्म्स हैं ये सब क्वेश्चन में यूज़ की गई हैं। देन यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट, देन अगेन अगले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है, परसेप्शन, सोशल इंटरेक्शन, अगेन सेकेंड पार्ट। मैं हर इंट्रोडक्शन में आपको सेकेंड पार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है फ्लो मेंटेन करने में। एंड ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी ऑप्शनल में अगर आप आंसर राइटिंग में फ्लो मेंटेन नहीं करते हैं तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। भले ही आप क्वेश्चन की कितनी भी डिमांड फुलफिल कर लो, कितने ही अच्छे से लिख लो, बट अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया फ्लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुन लिया मान लिया, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि कोई भी जो साइकोलॉजी का फैकल्टी है, इवैल्यूएटर है, आपका प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है सॉरी, जिन्होंने मास्टर्स किए, वो आप अपने कॉलेज टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से पूछ के देखना कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो वो बुक पढ़ते हैं या वो कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें एक फ्लो होता है ताकि एक स्टोरी लाइन होती है, क्योंकि ये आपको फैक्ट भी समझना है, आपको डाटा भी कलेक्ट करना है, प्लस आपको कंसेप्ट भी समझना है, ठीक है। जो आपकी फ्लो है वो खुद पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक आप फ्लो मेंटेन नहीं करोगे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हम मेन बॉडी में एविडेंस क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक स्यूडो साइंस है। हम एविडेंस बेस्ड पे भी हम रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड पे करते हैं, ठीक है। वो एविडेंस हमें देना होता है, जैसे पॉलिटी में हम आर्टिकल लिखते हैं। दैट्स वाई मेन बॉडी में भी आप अपने जो सब्सटैंशिएट करते हो, एग्जाम्पल लिखते हो, थ्योरीज, रिसर्च, या अपना फैक्ट लिख रहे हो, ये सब सब्सटैंशिएशन में आता है, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दिया तो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। आपके कोई भी प्रोफेसर, टीचर्स हमेशा जैसे बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो लेक्चर नहीं दे पाता, हर कोई लेक्चर समझ के सुन के नहीं आता है, बुक पढ़ के आता है। जब वो बुक होती है उसमें भी सब कुछ फ्लो में लिखा होता है। नाउ अब ये कहोगे कि है तो हर सब्जेक्ट में लिखा होता है, नहीं। साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो आपकी प्रोफेसर्स की है वो एक थ्रू फ्लो है। उनकी डिमांड होती है कि आप एक से दूसरी चीज़ की तरफ फ्लो में जाओ। आई डोंट नो ये आप लोग कितना समझ पा रहे हो, बट वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इस फ्लो का ही सेकेंड पार्ट, आपने देखा होगा कि जो लोग लेक्चर से पढ़ते हैं, जो लोग क्लास लगाते हैं, लेक्चर लगाते हैं कि किसी टीचर की क्लास लगा ली, कि आपने क्लास लगा ली, नोट्स प्रिपेयर कर ले, पढ़ लिया, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं ऑप्शनल में। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज उन्होंने वो लेक्चर लगाए हैं, उन्होंने वो फ्लो वाला मेंटेन ना उन्होंने सीखा है, ना उन्होंने पढ़ना सीखा है, ना लिखना सीखा है, ठीक है। जब आप बुक रीडिंग करते हो तो साइकोलॉजिकल टर्म्स ऐसी होती हैं जो आप एक सेंटेंस को या हाफ ऑफ द सेंटेंस को आप एक टर्म में डिफाइन कर सकते हो। ये साइकोलॉजी की खूबसूरती है। अगर आप 3 लाइन को सपोज करो 1 लाइन में लिख सकते हो तो और क्या चाहिए आपको। दैट्स वाई साइकोलॉजी में हमें बहुत कुछ नहीं लिखना होता, बट उसको इलेबोरेट इस तरीके से करना होता है कि हम अपना पॉइंट भी लिख दें, कुछ छूटे भी ना। और वो इस तरीके से लिखा जाता है कि एक लाइन जब हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं, जो हमारी जनरल आंसर राइटिंग होती है, वो हम टर्म्स ऐसे यूज कर देते हैं जो पूरा कंटेक्स्ट डिफाइन कर देती है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। वो टर्म हमें यूज करना आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो जब भी हम साइकोलॉजी की आंसर राइटिंग में साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज करते हैं, उससे फायदा ये नहीं है कि आपने साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज की, इवैल्यूएटर खुश हो गया कि हाँ साइकोलॉजिकल आंसर्स हैं, मार्क्स मिल गए, नहीं। उससे फायदा ये होता है कि आप अपने आंसर को कंसाइज कर देते हो, इतना कि आप और डाटा लिख पाते हो। दिस इज द मेन एक्चुअल बेनिफिट जिसके लिए आपको कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल टर्म्स को यूज करो अपने आंसर में, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये क्यों आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से लिखे जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। फ्लो, साइकोलॉजिकल टर्म्स, देन आपका ट्रांजिशन, सब्सटैंसिएशन, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगली मेन बॉडी क्लास होगी, उसमें भी हम ये चीज़ें ध्यान समझेंगे, ठीक है। देन अगेन रीसेंट इवेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन, कोशिश करना ये 15 मार्क्स में हो, देन 10 मार्कर में, देन 20 मार्कर में। ये 10-20 आपका एक्सचेंज हो सकता है, पहले 20 आ सकता है, फिर 10 आ सकता है, पहले 10 आ सकता है, फिर 20 आ सकता है, कुछ भी, बट ये 15 यहाँ पे पॉसिबली सबसे पहले रहेगा, ठीक है, रिसेंट इवेंट बेस्ड, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं आफ्टर 10 मार्क्स। और
आपके पास चॉइस भी होती है, ठीक है। और रीसेंट इवेंट आप पढ़ के आए होते हो कहाँ पे, अपने जीएस में। हमें एक्चुअल में अलग से हमें कहीं से भी डाटा कलेक्ट नहीं करना है रीसेंट इवेंट का। पता चला कि आप लोग रिसर्च करने बैठ गए कि हम रीसेंट इवेंट कलेक्ट करते हैं, नहीं। जो आपने जीएस में पढ़ा है स्पेसिफिकली कौन सा, आपका सोसाइटी, आपका गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एथिक्स, कुछ हद तक ये जो आप पढ़ते हो इसमें जो आपके करंट इवेंट्स आते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वो आप रीसेंट इवेंट इंट्रोडक्शन में आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से कलेक्ट करने की जगह ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको ना मिले, कुछ टॉपिक्स के बारे में ना मिले, वो आप सर्च कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट 80 to 85% डाटा आप अपने जीएस का आराम से यूज़ कर सकते हो करंट इवेंट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन शेपिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। देन अगेन मैंने की टर्म्स यूज़ की है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। इज एविडेंट इन इंडियाज एजुकेशनल रिफॉर्म अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which emphasizes equity and cultural inclusivity. Recent initiatives like Ek Bharat Shresth Bharat aims to promote cross-cultural learning, highlighting how diverse social environment contribute to intellectual development. Now ये थोड़ा आपको लगेगा कि जीएस टाइप हो गया, बट जो इसमें टर्म्स यूज़ की गई हैं वो आपका ये दिखाता है कि ये साइकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन है, जैसे क्रॉस कल्चरल लर्निंग, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन इंटेलिजेंस। ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि हाँ ये आंसर तो साइकोलॉजी का है, बट लिखा इस तरीके से गया है कि जीएस को भी यूज़ कर लिया गया है। नाउ लुक एट दिस इंट्रोडक्शन, कितना एकदम शानदार दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ आपको अपने कलेक्ट करना है डाटा करंट अफेयर से, करंट इवेंट से, एंड देन यू कैन ईजिली यूज इन इंट्रोडक्शन पार्ट। आप ऐसे मेन बॉडी में भी कर सकते हो, कंक्लूजन में भी कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तक ही रुकते हैं। देन अगेन सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम यही है। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी अप्लाइड टू मॉडिफाई अनडिजायरेबल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। देन द increasing prevalence of digital addiction among Indian children has led to initiatives like the Karnataka's government digital detox campaign in schools. These programs employ reward system and controlled screen time, showcasing practical application of operant conditioning to curb undesirable behaviors. ठीक है, सो ये तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से आपको सेकंड पार्ट शुरू होता है आपका इतना, एंड यहाँ से आपका जो मेन इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है। आपने रिसेंट इवेंट भी यूज़ कर लिया, दैट इज़ कर्नाटकाज गवर्नमेंट डिजिटल डिटॉक्स कैंपेन इन स्कूल, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, जीएस के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मिल जाएगा, ठीक है, रिसेंट इवेंट में मिल जाएगा। अलग से कलेक्ट नहीं करना है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए कि हाउ टू यूज़। और ये यूज़ करना आएगा कैसे, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये आएगा नहीं, ठीक है। देन सेम अगले क्वेश्चन में भी सेम यही है, मैंने सेम यही टर्म्स जो क्वेश्चन में है मैंने यही यूज़ किए हैं यहाँ पे, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। देन आपका चेंजेस, एटीट्यूड चेंज, देन अगेन ये सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन यहाँ तक ये वाला, ठीक है। सो ये चीज़ें इतनी क्रिस्टल क्लियर आपकी होनी चाहिए आपके माइंड में कि ना इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ कॉमन है, क्या, की टर्म्स यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में है वो, ठीक है। ये की टर्म्स दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, एक जो आपको ट्रांजिशन की तरफ लेके जाएगा। सिंपल, इतना फुलफिल हो रहा है आपका 90% ऑफ द टास्क कंप्लीट। फिर चाहे वो इंट्रोडक्शन बेस्ड हो, डेफिनेशन बेस्ड हो, डाटा फैक्ट बेस्ड हो, बैकग्राउंड बेस्ड हो, बट हाँ मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सेट करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट मेन बॉडी में आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आपका था रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये कोशिश करो 15, 10, 20, 10 एंड 15 इंटरचेंज हो सकता है, 20 को लास्ट में रखो रिपोर्ट बेस्ड में। क्यों, क्योंकि 20 में बेसिकली हम बैकग्राउंड बेस्ड यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा ऑफ मतलब एक तरीका है उसको 20 मार्कर क्वेश्चन को टैकल करने का, ठीक है। देन रिपोर्ट बेस्ड में आपको हमेशा लिखना होता है कि वो सब कहाँ से ली गई है रिपोर्ट, जैसे यहाँ पे IBM कॉर्पोरेशन, अदरवाइज उस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी रिपोर्ट का नाम लिख दो, कुछ लिख दो, जब तक ये नहीं मेंशन करोगे कि वो रिपोर्ट कहाँ से ली गई है, कब रिपोर्ट थी वो, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। देन अगेन इसमें भी जो आपका ये इंट्रोडक्शन है ये भी लेंदी है, तो ऑफकोर्स 15 या 20 मार्क्स में।
इतना लेंदी यूज़ लिख नहीं पाते हम, बट मैंने एक रेफरेंस के तौर पे बताया, ठीक है। अगेन इसमें सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन शेपिंग पर्सनैलिटी, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको हर इंट्रोडक्शन में दिखाई है कि इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट होंगे। इंट्रोडक्शन में वही की टर्म्स यूज़ की जाएंगी जो की टर्म्स आपकी क्वेश्चन में यूज़ की जा रही हैं। देन ये सेकंड पार्ट जो आपको ट्रांजिशन ले जा रहा है मेन बॉडी की तरफ, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट जो एक्चुअल इंट्रोडक्शन है ऑफ द आंसर। सिंपल, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, बस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन याद करना, कौन से मार्क्स के कैटेगरी में कौन सा इंट्रोडक्शन प्रेफर करना है, और उस इंट्रोडक्शन को कौन सी 3 चीज़ कॉमन है, दैट इज़ की टर्म्स, 2 पार्ट ऑफ द सेक्शन, ख़त्म। क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका एक्चुअल इंट्रोडक्शन है, सेकंड पार्ट आपका मेन बॉडी की तरफ आपको ट्रांजिशन में ले जाना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कॉमन है 15 एंड 10 एंड देन 20, इस प्रेफरेंस में आपको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ ये भी आप लोग देख लेना, ये जो आपके इंट्रोडक्शन है ये भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। देन आता है समरी बेस्ड इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। जब आपको कुछ नहीं आता है तो एट द एंड दिस इज द योर लास्ट प्रेफरेंस, ये आपकी लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए समरी बेस्ड, और फर्स्ट होनी चाहिए। फर्स्ट और लास्ट क्यों? कई बार क्या होता है, हमें आंसर आता तो होता है बट हमारे पास टाइम इतना नहीं बचता ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट इश्यूज कि हम लिख नहीं पाते, तो समरी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आता है, हम उसके मेन बॉडी में अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में डोंट वेस्ट योर टाइम कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या ना लिखें, डोंट, इतना नहीं सोचना है। बट अगर कुछ भी नहीं आता है और टाइम बच गया है तो भी समरी बेस्ड ही लिखना होता है आपको, फिर चाहे वो 10 मार्कर हो या 15 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं होगी। चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगर आता है, टाइम कम बचा है तो भी लिख दो, अगर नहीं आता, टाइम बहुत बचा है तो भी लिख दो। अदरवाइज सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है डाटा फैक्ट बेस्ड या रिसेंट इवेंट या फिर रिपोर्ट बेस्ड, बिकॉज ये ना एक डाटा शो करती है इंट्रोडक्शन में, एक टोन सेट कर देती है कि ही नोज द आंसर और शी नोज द आंसर। दैट्स वाई सबसे पहले कोशिश करना कि ये 3 कैटेगरी को लिखा जाए आंसर में, दैट इज या तो रिपोर्ट बेस्ड और डाटा फैक्ट बेस्ड, और एक और था करंट इवेंट, ये 3। देन आपका बच जाता है बैकग्राउंड बेस्ड एंड ये समरी बेस्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है। सो ये कैटेगरी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि किस किस कैटेगरी में कौन से आते हैं। ये पहले 3, देन 3 पार्ट अलग बन जाते हैं, समरी वाला, डेफिनेशन वाला एंड बैकग्राउंड बेस्ड वाला, ठीक है। बैकग्राउंड वाला बेसिकली 20 मार्क्स के लिए। तो ये 6 टाइप के आपके इंट्रोडक्शन थे। सेम अगेन यहाँ पे भी वही क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, देन अगेन 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से सेकंड पार्ट एंड ये यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट। हर इंट्रोडक्शन में सेम कॉमन, आप PDF मिलेगी आपको, उसमें ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ ऐसी मिलेगी हर टाइप के इंट्रोडक्शन में। आप ये क्वेश्चन में देखोगे, मैंने सारे PYQs लिए हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि मैंने कैसे यूज़ किया है इन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको टेम्पलेट्स भी दूंगा कि इंट्रोडक्शन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन को डायरेक्टली अपने आंसर्स में। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ डोंट यूज़ देम अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग मोड में हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट टेम्पलेट्स को यूज़ कर लो, तो आई एम सॉरी टू से आप अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दोगे, और जब आपके पास टाइम प्रेशर आएगा, टाइम कंस्ट्रेंट होगा, देन आप कुछ भी ऊट पटांग लिख के आओगे, क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी का कोई यूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ याद किया हुआ है। दैट्स वाई अगर टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम नहीं है, एग्ज़ाम देना है, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ही टेम्पलेट्स यूज़ करना, अदरवाइज अपनी खुद की क्रिएटिविटी से ये चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मेन बॉडी में हम और चीज़ें देखेंगे, जब हाउ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एक्चुअली वो क्लास है वो, कि क्वेश्चन की डिमांड हमें फुलफिल करनी क्या है, करनी कैसे है, क्या क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ सिर्फ मेन बॉडी में नहीं समझाई जा सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब्जेक्टिव हैं, जो आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे तभी समझ में आएंगी, या इवैल्यूएटर को और आपको भी।
सो जितनी चीज़ें मेरे से पॉसिबल होंगी मैं पूरी मेन बॉडी में समझाने की कोशिश करूँगा, या कैसे आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करो उस क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा, एंड देन अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों को नोटिस करना, समझने की कोशिश करना जो मैंने बताया, और जो टेम्पलेट्स हैं उनको कम से कम कोशिश करना कि उनका यूज़ हो, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो यूज़ कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू।